आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने को प्रशासन ने 9 ताले लगाकर सील कर दिया है। इसके साथ ही वजूखाने की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ को सौंप दी गई है। सीआरपीएफ के 2 जवान 24 घंटे सील किए गए वजूखाने की रखवाली करेंगे। सीआरपीएफ के दोनों जवानों की ड्यूटी शिफ्ट के हिसाब से 24 घंटे लगी हुई है, यानी हर शिफ्ट में दो जवान वहां मुस्तैदी से डटे रहेंगे ताकि शिवलिंग के उस स्थान को कोई नुकसान ना पहुंचाया जा सके। हर शिफ्ट में मंदिर सुरक्षा के प्रमुख डिप्टी एसपी रैंक के मंदिर सुरक्षा अधिकारी और सीआरपीएफ के कमांडेंट औचक निरीक्षण करेंगे और शिवलिंग के स्थान की सुरक्षा देखेंगे। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया है। वाराणसी प्रशासन के मुताबिक वजू के उस स्थान पर छोटा सरोवर है जिसे सील कर दिया गया है, क्योंकि ये इलाका पहले से लोहे के बैरिकेड और जालों से घिरा हुआ है। ये वही स्थान है जहां हिंदू पक्ष ने शिवलिंग मिलने का दावा किया है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वजूखाने में शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा मिला है। और इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, इस वजूखाने को सील कर दिया गया है, इसकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। 24 घंटे यहाँ पे सीआरपीएफ के 2 जवान मुस्तैद रहेंगे। क्या कुछ जानकारी है सुरक्षा को लेके? जी शिखा, आपको बता दें कि 3 दिन के चले ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसमें तमाम वीडियोग्राफी की गई और तमाम दस्तावेजों को खंगाला गया। और आपको बताएं कि दस्तावेजों को कोर्ट को सुपुर्द कर दिया गया है और आज सुनवाई होनी थी, जिसमें अधिवक्ताओं के प्रदर्शन के बाद आज सुनवाई नहीं हुई। वहीं आपको बताएं कि जब तक सुनवाई नहीं होती है और ज्ञानवापी जो मामला है वो कोर्ट में जब तक चलेगा तब तक आपको बताएं कि ज्ञानवापी मस्जिद को 9 ताले लगाकर सील कर दिया गया। साथ ही साथ सीआरपीएफ के जवानों को वहां तैनात किया गया। वहीं आपको बताएं कि जो वजू का स्थल है, जो उसको जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है, उस जगह को पूरी तरह से सीआरपीएफ के जो जवान है उसकी निगरानी में रखी गई है और 24 घंटे इसकी निगरानी होगी। साथ ही साथ रोस्टर जो ड्यूटी प्रणाली होती है उसके तहत सीआरपीएफ के जवान वहां तैनात रहेंगे। साथ ही साथ आपको बताएं कि डिप्टी एसपी रैंक के एवं जो जिम्मेदार आला अधिकारी हैं उनकी औचक निरीक्षण भी होते रहेंगे। वहीं आपको बताएं कि जो बनारस के अंदर में सामाजिक सौहार्द को बनाने के लिए सीआरपीएफ के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। वहीं आपको बताएं कि जो हिंदू पक्ष है उनकी तरफ से जो याचिकाकर्ताएं महिलाएं हैं, उनके साथ जो पुरुष हैं, उनकी तरफ से एक बयान दिया गया था कि जिसका नंदी को तलाश था वो बाबा मिल गए और जिसका सालों से इंतजार था वो हम प्राप्त कर चुके। वहीं आपको बताएं कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील दी गई है कि ये महज एक फुहारा है और बस एक माहौल बनाया जाए। वहीं आपको बताएं कि हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया है कि अगर ये फुहारा है तो इसे चलाकर दिखाए। साथ ही साथ अगर फुहारा होता है तो इसमें चलाने वाली पाइप भी गई होंगी और जो भी चीज़ें होती हैं फुहारे में वो भी अगर मौजूद होती है तो वाकई में ये फुहारा है। वहीं अगर बात करें तो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार और तमाम टीवी चैनलों के माध्यम से अगर बात करें तो अगर देखें तो वो जो शिवलिंग है वो पन्ना बेशकीमती रत्न से बना हुआ है। अब जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि किस रत्न से बना है। वहीं जो इतिहासकार है और हिंदू पक्ष के जो याचिकाकर्ता है उनके दलील में कहा जा रहा है कि जब औरंगजेब भारत आया उस समय मंदिरों को मस्जिदों का रूप दे रहा था। उस समय शिवलिंग को उसकी तरफ से ध्वस्त किया गया था, जिसमें ऊपरी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है, इसलिए वो फुहारे के रूप में दिख रहा है। वहीं आपको बताएं कि हिंदू पक्ष की तरफ से ये भी कहा गया है कि फुहारे के आसपास जो जगह है, दीवार है, उसको भी उसकी दीवार जो नई बनाई गई है उसको दीवार कर जो प्राचीन दीवार है उसकी महीन तरीके से वीडियोग्राफी होनी चाहिए। आपको बताएं शिखा कि 3 दिन तक हाईटेक कैमरों से जो ज्ञानवापी मस्जिद परिषद है उसकी वीडियोग्राफी की गई। इसके लिए 52 टीमों को लगाया गया और पहले दिन 10 चक्र का सुरक्षा बनाया गया, दूसरे दिन 12 और आखिरी दिन 15 सुरक्षा चक्र के घेरे बनाए गए थे। और वहीं जब तक ये फैसला कोर्ट बनारस कोर्ट के बाद साथ ही साथ जो उच्च कोर्ट है उससे नहीं आता है तब तक बनारस के जवान पूरे अपनी निगरानी
शांति बनाए रहेंगे और सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए हर एक प्रयास करेंगे। शिखा जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े थे लखनऊ से। तो सीधे तौर पे सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद कर दिया गया है, जहां दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे हैं। जहां हिंदू पक्ष द्वारा इस वजू खाने में मिली चीज को शिवलिंग बताया जा रहा है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वजू खाने में शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा मिला है। काफी चर्चा हो रही है इस शिवलिंग और फव्वारे को लेकर के। रुक करेंगे अगली खबर का। अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ ने सरकार से जुड़े हर एक मंत्री को जनता से सीधे जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। योगी ने अपने सभी मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वो 5 दिन अपने क्षेत्र में रहें और जनता की हर एक समस्या का समाधान करें। योगी ने अपने मंत्रियों को सिर्फ 2 दिन लखनऊ में रहने को कहा है। 1.5 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में अपने गढ़ उत्तर प्रदेश को बचाए रखने के लिए ये रणनीति अपनाई गई है। यही वजह है कि स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह समेत सभी मंत्री जगह जगह औचक निरीक्षण कर अपने विभागों को पटरी पर लाने में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को आगरा, ब्रजेश पाठक को वाराणसी, सूर्य प्रताप शाही को मेरठ, स्वतंत्र देव सिंह मुरादाबाद, बेबी रानी मौर्य को झांसी, धर्मपाल सिंह को गोरखपुर, नंद गोपाल नंदी को बरेली, भूपेंद्र चौधरी को मिर्जापुर, अनिल राजभर को प्रयागराज और जितेंद्र प्रसाद को कानपुर, अरविंद शर्मा को अयोध्या, योगेश उपाध्याय को सहारनपुर, संजय निषाद को आजमगढ़, आशीष पटेल को बस्ती, जयवीर सिंह को चित्रकूट, सुरेश खन्ना को लखनऊ, लक्ष्मी नारायण चौधरी को अलीगढ़ और राकेश सचान को देवी पाटन मंडल की जिम्मेदारी सौंपी है। यानी कि सभी बड़े मंत्रियों को उनके एक एक जिले सौंप दिए गए हैं, जिसकी पूरी रखवाली से लेकर हर एक व्यवस्था को चाक चौबंद रखना उनकी जिम्मेदारी होगी। लगातार दौरे करेंगे और अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। इस खबर में हमारे संवाददाता विभांशु जुड़े हुए हैं। विभांशु, जिस तरह से औचक निरीक्षण के निर्देश दिए गए, सबसे पहले 100 दिन का खाता, उसके बाद अपने जिले में रहना है, लखनऊ में कम रहना है, लेकिन 5 दिन अपने जिले में रहना अनिवार्य करा है सीएम ने। इससे आने वाले समय में जो चुनाव है उस पर कितना फर्क पड़ता दिखेगा? जी शिखा, आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जो भाजपा को पूरी तरह से अगर देखें तो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के बाद वो अब 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट चुके हैं। यहाँ कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो अभियान के शुभारंभ की बात हो रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो 2024 के चुनाव को लेकर तैयारियों में लग चुके हैं। जहां 2022 की सरकार, योगी सरकार रिपीट होने के बाद जहां एक तरफा देखिए आपने सीखा कि मंत्रियों को निर्देश दिए गए कि 100 दिन का खाका तैयार करके दे, साथ ही साथ अपने विभाग के काम जो अरसों से अटके हैं उन पर विशेष ध्यान देकर उसको जनता को समस्याओं से निदान दिलाए। तो इसी क्रम में अब देखें तो बीते दिनों हर एक मंडल में उनको प्रभावी बनाकर उन्हें उनको क्षेत्र में भेजा जा रहा है। जहां एक तरफ अगर बात की जाए लखनऊ की, तो लखनऊ के प्रभारी सुरेश खन्ना जहां देख रहे हैं कि तमाम जो यहाँ की समस्याएं हैं, चाहे वो यातायात से जुड़ी हो, चाहे वो बात की जाए तो कहीं स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए, चाहे बात की जाए तो जो भी जमीन से जुड़ी मुद्दाएं हैं उसको उठाने में प्रभावी काम कर रहे हैं। उसी क्रम में लगभग सभी जिलों में, सभी मंडलों में एक एक नेताओं को प्रभारी बनाकर उनको काम के लिए लगाया गया है। जहां वहीं आपको बताएं कि 2024 की तैयारी को लेकर जहां एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री हर एक जिलों में जा रहे हैं, वहां की जुड़ी समस्याओं को उठा रहे हैं। जहां एक तरफ आपने देखा कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत में जो उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता दर वाला जो जिला है बहराइच, वहां से शुरू गई। तो कहीं ना कहीं 2024 की तैयारी को लेकर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी तैयार है और उसमें पूरा हर एक प्रयास कर रही है। जिसका विभांशु, बड़े चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, हर जिले का भ्रमण भी करेंगे और अपने जिले में रहेंगे, वहां की समस्याओं को सुनेंगे और साथ ही साथ अधिकारियों को निर्देश भी देंगे। तो जो समस्याएं हैं जिलों की वो दूर भी होंगी। कितना फर्क पड़ेगा पहले के मुकाबले? जिस तरह से पहले रणनीति बनाई, 5 साल का कार्यकाल चलाया योगी सरकार ने, अब योगी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल है उसमें किस तरह से मदद मिलेगी इस नए एक्शन प्लान से? जी शिखा, आपको बताएं कि जहां मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए कि सभी मंत्री अपने जो गृह जनपद है और उनके विधानसभा क्षेत्र में उनके प्रवास में रहेंगे, वहां की समस्याओं को से
अवगत होंगे और उसमें निदान का काम करेंगे। उसी क्रम में कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये निर्देश कहीं ना कहीं कारगर साबित होते हुए नजर आ रहा है अगर मंत्री इस पर पूरी तरह से कायम रहे। क्योंकि अगर देखें तो जो मंत्री होते हैं, जो विधायक होते हैं, जो तमाम जिम्मेदार होते हैं, वो चुनाव जीतने के बाद लखनऊ में रहते हैं और अपनी क्षेत्र से कट के रहते हैं। तो इसको इस समस्या के निदान को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए कि जो तमाम जिम्मेदार मंत्री हैं उनको अपने क्षेत्र में प्रवास करें और जाके वहाँ की समस्याओं से अवगत करें। तो वहीं अगर देखें तो इस साफ तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से इस निर्देश से कहीं ना कहीं जनता और जो नेता है उसके बीच संवाद और समन्वय बनाने को लेकर ये निर्देश दिए गए हैं। और वहीं अगर देखें तो उनकी तरफ से निर्देश में ये भी कहा गया कि हफ्ते में आप एक बार चौपाल लगाकर और जनता की समस्याओं को सुने और विधानसभा में उसे आकर उठाएं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये बेहतर निर्देश दिया गया है कि मंत्री काम करें। और वहीं अगर बात की जाए तो तमाम आप देख रही हैं कि अगर बात की जाए तो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय का अहम जिम्मा उन्हें दिया गया है, वो तमाम आधी बात से कल वो सिविल अस्पताल जाकर औचक निरीक्षण करते हैं। वहाँ कुछ ऐसे मरीज मिले जिनकी अस्पताल में दाखिला नहीं हो पा रहा था, तो उनके इंटरफेरेंस के बाद दाखिला मिला। तो कहीं ना कहीं वो स्वास्थ्य सुविधाओं से जो सब स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसमें सुधार और अस्पतालों को सुधारने के लिए काम किया जाए। वहीं आप देख रहे हैं कि जो खाका तैयार करने की बात की जा रही है तो उसमें अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाने का काम उन्होंने निर्देश दिया है, जो स्वास्थ्य के प्रमुख सचिव हैं। वहीं अगर देखा जाए परिवहन विभाग के मंत्री शंकर सिंह की तरफ से तमाम परिवहन विभाग के डिपो पर जाकर वो वहाँ की समस्याओं के बारे में जान रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि आप इस पे काम करें। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो ये कारगर साबित होते हुए अगर मंत्री इस पे काम करें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे। तो एक्शन मोड में नजर आ रहे सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि कहीं ना कहीं यूपी से ही हो के दिल्ली का रास्ता भी खुलता है और अब 2024 में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में भी जीत हासिल करने के लिए अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। रुक करते अगली खबर की तरफ। ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर शुरू हुए विवाद पर अब बसपा चीफ मायावती की तरफ से भी बयान सामने आया है। मायावती ने इसे एक साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि ये लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की एक सोची समझी साजिश है। साथ ही उन्होंने लोगों से भाईचारा बनाए रखने की भी अपील की है। मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस वार्ता के दौरान सभी चीजों को, जिस तरह से सभी मामले उठाए जा रहे हैं, वो चाहे काशी हो, मथुरा हो, इन तमाम चीजों को एक साजिश बताया है, लोगों की आस्था पर चोट बताई है, धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है। मायावती ने सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं और साथ ही साथ मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। मीडिया बंधुओं, बीएसपी का ये मानना है और कहना भी है कि देश में निरंतर बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व आसमान छू रही महंगाई आदि पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए बीजेपी व इनके सहयोगी संगठनों द्वारा चुन चुनकर व खासकर यहाँ धार्मिक स्थलों को जो निशाना बनाया जा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। इससे यहाँ कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं और अब आज़ादी के वर्षों बाद यहाँ ज्ञानव्यापी, मथुरा, ताजमहल व अन्य और स्थलों के मामलों की भी आड़ में जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, तो इससे अपना देश मजबूत नहीं बल्कि कमजोरी होगा। मीडिया हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, मायावती ने आरोप लगाए, किस तरह से देखते हैं, कितना सही है ये? क्योंकि शांति का माहौल देखने को मिल रहा है, एक सौहार्दपूर्ण माहौल देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से मायावती कह रही है, इस बयान को किस तरह से देखते हैं? देखिए, आधिकारिक बयान की बात करें तो पहला किसी राजनीतिक दल द्वारा बयान आया कि बहन जी जो सुश्री मायावती दी है, उनका कहना यह है कि जिस तरह से
लगातार इस मामले पर राजनीति हो रही है और धार्मिक मुद्दा बनाकर यहाँ पर आम जनता की भावनाओं को भड़काया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने भाजपा से भी कहा है कि इस तरह के मामले न उठाए जाए और आपको इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। जिस तरह से इस तरह के मामले उठाकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है और आपसी सौहार्द खराब किया जा रहा है, तो इस तरह की जो चर्चा है उन्होंने कही है। और उन्होंने कहा है कि इस तरह का जो आयोजन होता है, इस तरह की जो घटनाएं होती है कि शहरों का नाम बदला जाता है, इसके साथ साथ धार्मिक इमारतों पर इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है, ये गलत है। इससे आपसी सौहार्द खराब होता है और भाजपा को भी तरफ ध्यान दिया जाता है। और जनता से भी अपील की है कि इस तरह की भावनाओं में ना बहें और आपसी सौहार्द बना रखें। देश आपका है और आपको इस तरह के मामलों में नहीं पड़ना है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे। तो सीधे तौर पे मायावती ने लोगों को चेताया है कि इस तरह की बातों पे ध्यान नहीं देना है और धार्मिक सौहार्द बनाए रखना है। कानपुर में भीषण गर्मी की मार झेल रहे शहरवासी अब पानी के संकट से भी बेहाल नजर आ रहे हैं। इसके चलते सपा नेताओं ने जलकल मुख्यालय में धरना प्रदर्शन कर शहर में जल की आपूर्ति सुचारू रूप से करने की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे विधायकों का कहना है कि शहर में सप्लाई की व्यवस्था बहुत ही दयनीय है। टंकियों में पानी भी बड़ी मुश्किल से आ रहा है। वहीं दूसरी ओर आगरा में भी पानी की किल्लत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, जहां लोग गांव के कई किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, भीषण गर्मी है, 40 डिग्री से भी ऊपर पहुंच गया है पारा। और बात करें कानपुर की, आगरा की, दोनों ही जगह ऐसा हाल है जहां लोग पानी की समस्याओं से भी अब जूझने लगे हैं। सबसे पहले गर्मी का संकट, गर्मी में जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, सिर्फ जरूरी काम से ही निकल रहे हैं। तो वही बिजली संकट भी देखने को मिल रहा है, अघोषित बिजली कटौती हो रही है और अब पानी का संकट भी गहराता जा रहा है, जहां भीषण गर्मी में लोगों को कोसों दूर से पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आगरा से ये खबर सामने आई है जहां लोग पानी के लिए भी परेशान हो रहे हैं, जहां एक तरफ जलकल योजना चलाई जा रही है, हर घर जल की योजना से हर घर तक नल के द्वारा पानी पहुंचाने की जो योजना बनाई जा रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं असफल साबित हो रही है। सारी योजनाएं ध्वस्त नजर आ रही हैं। अगर बात करी जाए कानपुर की, तो कानपुर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। लोगों का कहना है कि जो आपूर्ति है वो सही नहीं है, जिसके चलते सपा नेताओं ने जलकल मुख्यालय में धरना प्रदर्शन भी किया है, जल की आपूर्ति सुचारू रूप से करने की मांग भी की है। वहीं आगरा में तो लोगों को कोसों दूर से पानी लाना पड़ रहा है। तो दोनों ही जगह बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर विभाग कर क्या रहा है। जहां जल की समस्या को दूर करने की बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ पे समस्याएं ही बढ़ती हुई नजर आ रही है। पूरा शहर भीषण गर्मी में पानी को लेकर त्राहिमाम कर रहा है। लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंच रहा, पानी की टंकियों में बेना झाबर से पानी नहीं जा रहा, बैराज अक्सर गाहे बगाहे बंद हो जाता है, जगह जगह मेन लाइन में लीकेज है, सारे हैंडपंप बंद पड़े हैं, सबमर्सिबल खराब पड़े हैं, किसको बिजली सप्लाई के टाइम पे काट देता है। पूरे शहर में त्राहिमाम है। हमें उम्मीद है कि आपके घर में भी पानी की समस्या होगी। घर जाके आप पूछेंगे तो घर वाले बताएंगे कि आपके यहाँ पानी नहीं आ रहा है। आज यहाँ पर धरना दिया है अधिकारियों की नींद खोलने के लिए। अगर अधिकारी अभी भी नहीं चेते तो हम लोग आगे चल के और बड़े आयोजन करके अधिकारियों को जगाने का काम करेंगे। जबकि ये मई जून का महीना हर साल आता है, अधिकारी लापरवाह हो चुके हैं। उन्होंने इस मौसम के लिए तैयारी नहीं करी थी। कहते हैं बेलगाम अधिकारी हैं। मई जून में गर्मी पड़ेगी, हर आदमी को मालूम है। पानी की व्यवस्था नहीं करी है। अंधेर नगरी चौपट राजा वाली वो कहानी है। खुद नहीं मालूम है कि कानपुर में कितने लीटर पानी चाहिए और कितनी आबादी वाला ये शहर है। कानपुर के लोगों को कितने लीटर पानी चाहिए। आज हमारे साथी विधायक रूमी भाई हो चाहे अमिताभ भाई हो, हमने धरना इसीलिए दिया है कि हम उनको बता सकें कि कानपुर में जितने अधिकारी हैं वो बेलगाम है। स्मार्ट सिटी कही जाने वाली कानपुर नगर निगम के अधीन जल निगम जलकल के कानपुर के जल पिलाने वाले प्रबंधन को पूरी तरीके से शून्य पर आ गया है। और अगर कानपुर के अंदर जलापूर्ति सुचारू रूप से 15 दिन के अंदर सही नहीं हुई तो हम लोग सदन की कार्रवाई के बाद सड़क से सदन तक तो जाने का संकल्प लेके यहाँ से जा ही रहे हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर कानपुर को सुचारू रूप से जलापूर्ति नहीं दी गई तो ये जान ले, ना हम चैन से बैठेंगे और ना चैन से बैठने देंगे किसी जल निगम के अधिकारी को।
तो कानपुर में सपा नेताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया है। सपा के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और जो जल आपूर्ति है उसको बहाल करने की बात कर रहे हैं। जल का संकट भी देखने को मिल रहा है, जिससे भीषण गर्मी बढ़ रही है। बिजली संकट के साथ साथ अब जल का संकट भी देखने को मिल रहा है। कानपुर से ये खबर है, जहां शहरवासियों को अब पानी संकट से जूझना पड़ रहा है। साथ ही साथ आगरा में भी ऐसे ही स्थिति है, जहां पे आगरा वासियों को भी पानी के संकट से जूझना पड़ रहा है। सपा नेताओं ने जलकल मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया। कानपुर में जल की आपूर्ति सुचारू रूप से करने की मांग की गई है। प्रदर्शन कर रहे विधायकों का कहना है कि शहर में सप्लाई की व्यवस्था बहुत ही दयनीय है। टंकियों में भी पानी बड़ी मुश्किल से जा रहा है, तो वहीं टंकियों में पानी नहीं जा रहा है। कानपुर के वासी इससे परेशान हैं, लोगों के घर तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। आगरा में लोगों को दूर दूर जाके पानी लाना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं भीषण गर्मी में घर से निकल के पानी के लिए लंबी कतारों में लगी हुई नजर आ रही हैं। सपा विधायकों ने धरना प्रदर्शन किया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आगरा से ये तस्वीरें हैं, जहां पे महिलाएं बच्चे पानी के लिए लंबी कतारों में लगे नजर आ रहे हैं। पानी का संकट गहरा रहा है और हम अपने संवाददाताओं से जानेंगे कि उनके जिले के क्या हाल है, क्योंकि भीषण गर्मी की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक हम बिजली के संकट पे बात कर रहे थे, लेकिन अब पानी के संकट पर भी बात करने की काफी आवश्यकता महसूस हो रही है। जहां जल संरक्षण की बात कही जाती है और जिस तरह से जलकल विभाग काम कर रहा है, उसके कामों के ऊपर भी अब कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि भीषण गर्मी में इस तरह की परेशानियों का सामना अगर करना पड़ रहा है तो आखिर लापरवाही तो विभाग की बनती ही है। आखिर विभाग क्या कर रहा है? लोगों के घरों तक नल के द्वारा पानी पहुंचाने की बात करी जा रही है, लेकिन जो अभी मौजूदा समय में पानी के स्रोत हैं, उन्हीं से पानी नहीं मिल पा रहा है लोगों को। कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि पानी की समस्या आखिर दूर कैसे होगी, वो भी भीषण गर्मी में। लोग अगर पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं तो कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। पानी का संकट गहरा रहा है। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए कानपुर से संवाददाता उपेंद्र अस्थाना जुड़ चुके हैं और आगरा से हमारे साथ संवाददाता जीशान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कानपुर की बात करेंगे। जिस तरह से कानपुर में पानी का संकट गहरा रहा है उपेंद्र, और लोगों में काफी रोष भी देखने को मिल रहा है। सपा नेताओं ने प्रदर्शन भी किया है। कितने समय से पानी की समस्या देखने को मिल रही है कानपुर में? जी आपको बताना चले कि कानपुर में जो है ये अभी वर्तमान समय जो है 46 डिग्री टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर 46 डिग्री यहाँ पे है। और जो पेयजल की व्यवस्था जो है यहाँ पे लगातार जो है जो जल संकट है वो बढ़ते चला रहा है। जो माननीय मुख्यमंत्री स्वतंत्र देव सिंह जल शक्ति मंत्री जो है पेयजल के संकट के लिए ज्यादा जो संकट है इसको जो है जो आपूर्ति जो हो रही है इसको पूर्ति की जाए। और इसमें जो समाजवादी पार्टी के जो है हैट्रिक विधायक समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी और अमिताभ वाजपेयी वर्तमान समय विधायक, वर्तमान समय हसन रूमी जो विधायक बने हुए हैं, इन लोगों ने जो जलकल विभाग के बाहर जो उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है, ये एक बहुत देखा है तो सरकार के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। जी जिशान, आगरा की बात करी जाए तो आगरा में कब से पानी का संकट देखने को मिल रहा है और जलकल विभाग क्या कुछ कर रहा है? जिशान कि मैं आपको बता दूं, आगरा में जैसे जैसे गर्मी की तपिश बढ़ रही है वैसे वैसे पानी का संकट भी बढ़ रहा है। आज जगनेर के ग्राम के निवासी बड़ी दूर दूर से पानी को लेकर आते हैं। काफी सालों से ये समस्या बनी हुई है। 85 साल की एक बुजुर्ग ने कैमरे के सामने अपनी पूरी दास्तान बयान की है कि कम से कम तकरीबन 10 से 12 सालों से ये संकट बना हुआ है। लेकिन अब तो ये कंडीशन है कि कई किलोमीटर दूर से बच्चों को और परिवार के मेंबरों के लिए पानी लेकर आना पड़ता है, जिससे काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से भी कई बार ग्रामीणों ने शिकायत की, लेकिन उसके बाद कोई भी समस्या का अभी तक नहीं निकला है। जी उपेंद्र, अगर कानपुर की बात करी जाए तो सपा के नेताओं ने प्रदर्शन करके विभाग को जगाने की कोशिश तो करी है, लेकिन विभाग के अधिकारियों का क्या कहना है? आखिर जो ये लापरवाही देखने को मिल रही है इसका जिम्मेदार कौन है? जी आपको बताते चले जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, इन्होंने जो आज प्रदर्शन किया हुआ है, ये प्रदर्शन देखा है तो एक तरह से सरकार और चारों तरफ से घेरा जा रहा है। क्योंकि कानपुर में जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट बना हुआ था, जो घर घर जल पानी पहुंचाना था, एक जो करोड़ों 500 करोड़ रुपए का जो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उसका उद्घाटन किया था नमामि गंगे प्रोजेक्ट का, जिससे घर घर पानी जाएगा, वो प्रोजेक्ट भी आज जो वर्तमान समय जो है वो प्रोजेक्ट भी फ्लॉप पड़ा हुआ है। केवल पाइप लाइनें बिछ चुकी हैं, उसके बाद जो सप्लाई जो है वो जाली नहीं हुई अभी तक। और जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने जल विभाग का जो महाप्रबंधक है उनसे बातचीत की है, उन्होंने ज्ञापन दिया है और महाप्रबंधक उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द जो है कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का क्या कहना है, कब तक इन समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा उपेंद्र? जी, बताते चले आपको, जलकल विभाग के जो महाप्रबंधक हैं उन्होंने आदेश किया है कि जो है 3 से 4 दिन के अंदर जो है ये आपूर्ति जो है पूरी कर जाएगी। पर एक सवाल ये उठता नजर आ रहा है कि जो कानपुर नगर निगम जो है उसका जो है पेयजल की व्यवस्था अभी तक किसी भी चौराहे पर नहीं कराई गई है। जो बेजुबान जानवर हैं उनके लिए कोई प्रकार की व्यवस्था नहीं है। और जो एक बताते चले आपको, कानपुर जो है औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ पे जो लेबर क्लास के लोग हैं वो संभवतः ये पोजीशन है उनकी कि वो खरीद के पानी नहीं पी सकते हैं और पेयजल की व्यवस्था किसी भी चौराहे पे भी नहीं की गई है। जी जिशान, अगर नगर निगम की बात करें तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है, उनकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है अभी तक या फिर आगे की जाएगी? क्योंकि पानी की समस्या तो देखने को मिल रही है, चौराहों पे भी व्यवस्था नहीं देखने को मिल रही है और लोगों को दूर दूर से पानी भर के लाना पड़ रहा है। तो क्या कुछ कहा गया है नगर निगम द्वारा, किस तरह के प्रबंध कराए जाएंगे? देखिए, मैं बिल्कुल आपको बता दूं, नगर निगम की तरफ से आगरा के सटे हुए क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में तो पानी की समस्या कई सालों से बनी हुई है। लेकिन हम बात करें शहरी क्षेत्रों की, तो शहरी क्षेत्रों में भी काफी बड़ी समस्या बनी हुई है पानी की। अभी हाल ही में हमने कुछ ही दिन पहले एक मंटोला की खबर चलाई थी, जो प्राइम टीवी की खबर का असर भी हुआ था, जहां एक क्षेत्र में जलकल विभाग द्वारा पानी भी वहां पर पहुंच गया था। लेकिन अभी भी शहर के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कई महीनों से पानी नहीं आ रहा है। नगर निगम की अगर हम बात करें तो नगर निगम के कोई भी इंतजाम ऐसे नहीं किए गए हैं। जैसे कि नगर निगम द्वारा पानी की टंकियों के इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन इस बार भीषण गर्मी पड़ भी रही है और इसके बाद भी नगर निगम का कोई ध्यान इस तरफ नहीं है। पानी को लेकर काफी बड़ी समस्या शहरी क्षेत्रों में भी बनी हुई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ आगरा से संवाददाता जिशान और कानपुर से संवाददाता उपेंद्र अस्थाना जुड़े थे। तो दोनों ही जिलों में पानी की समस्याओं का सामना कर रहे हैं लोग। शहरी क्षेत्रों की बात करें या फिर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, पानी का संकट बना हुआ है। नगर निगम की तरफ से भी लापरवाही देखने को मिल रही है और अगर बात करी जाए जलकल विभाग की तरफ से तो वहां से भी लापरवाही देखने को मिल रही है। आगरा में हमारे संवाददाता ने बताया कि कई सालों से पानी का संकट देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी में भी पानी की कोई सुविधाएं नहीं है। वहीं कानपुर में भी लोगों को पानी के संकट से जूझना पड़ रहा है, जिसके चलते अब विपक्षी नेताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है और विभाग को चेताने की कोशिश करी है। चार बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।